जी, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, अक्टूबर नवंबर 2021, वेरिएंट 13। विच स्प्रिंग कॉम्बिनेशन हैज़ एन ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8 न्यूटन पर मीटर? इनमें से आपने चूज़ करना है कि कौन से कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, ओवरऑल स्प्रिंग कांस्टेंट यानी टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, वो 8 न्यूटन पर मीटर बन रहा है। तो अब आपको बजाय ये कि आप स्प्रिंग इन सीरीज़ एंड स्प्रिंग इन पैरेलल का जो फार्मूला है वो लगाएं, वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसमें ईज़ी रहेगा कि आप यूँ कर लें कि F इज़ इक्वल टू के एक्स का फार्मूला लगाएं, फोर्स टोटल यूज़ कर लें, एक्सटेंशन भी टोटल, तो आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी टोटल वाला ही निकलेगा। तो यहाँ पे ए वाले पोर्शन में आपका जो फोर्स है, टोटल फोर्स दैट इज़ 1.6। एक्सटेंशन टोटल आपको पता है कि स्प्रिंग्स जब सीरीज़ में लगे हुए होते हैं तो लोड की जो टोटल एक्सटेंशन होती है वो उन दोनों की एक्सटेंशन ऐड करके निकलती है, क्योंकि ये भी एक्सटेंड होगा, ये भी एक्सटेंड होगा, और इनकी फ्री विल है कि इनकी एक्सटेंशन जो है वो लोड के ऊपर शो हो रही होगी, दोनों की। तो ये टोटल एक्सटेंशन जो है वो आपकी 0.4 बन जाएगी, और यहाँ से आपके टोटल की वैल्यू निकालेंगे तो वो 4 न्यूटन पर मीटर बनेगा। तो इसका मतलब ए पार्ट नहीं है। बी पार्ट में आ जाएँ, यहाँ पर भी आपके टोटल एक्सटेंशन टोटल निकालें तो फोर्स टोटल 1.2 है, और आपकी जो टोटल एक्सटेंशन है जब स्प्रिंग पैरेलल में लगे होते हैं तो ये इकट्ठे एक्सटेंड करते हैं, तो आपका जो लोड है 1.2 न्यूटन का, वो किसी एक की एक्सटेंशन के बराबर एक्सटेंशन एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज़ ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। मतलब इसकी एक्सटेंशन ऐड नहीं होगी। आप देख ही सकते हैं कि जब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये दोनों सेम अमाउंट से एक्सटेंड होंगे, और आपका जो लोड है वो एक की एक्सटेंशन के इक्वली एक्सपीरियंस करेगा, जिस इसमें दोनों की एक्सटेंशन ऐड हो जाती है जो लोड ने एक्सपीरियंस करनी होगी। तो यहाँ पे 0.075 की एक्सटेंशन आएगी, और के टोटल विल बी 1.2 डिवाइडेड बाय 0.0075, जो कि 8 न्यूटन नहीं बनती। अब आप यहाँ पे डी पर आ जाएं, और डी पर भी आप यही फार्मूला लगाएं, एफ टोटल इज इक्वल टू के टोटल। एक्सटेंशन टोटल तो 2.4 आपकी टोटल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सटेंशन आपकी जो है वो 0.075 होगी, प्लस 0.075। दोनों दो स्प्रिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि उस तरह से लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले, और पैरेलल में लगे हुए हैं, तो यानी कि इन दोनों की वजह से जो एक्सटेंशन है वो 0.075 आनी है, और इन दोनों की वजह से भी 0.075। सो ये टोटल ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स द 0.075 हो जाएगा, और के टोटल आपका आंसर आ जाएगा 2.4 डिवाइड बाय 0.075। ये भी आपको 8 नहीं देगा, लेकिन इस केस में 8 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप बेशक करके देख लें, के टोटल टाइम्स एक्सटेंशन टोटल, फोर्स आपकी आ गई 1.8। टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट अभी हमें नहीं पता। यहाँ पर इन दोनों की जो है कंबाइंड एक्सटेंशन दैट वुड बी 0.075, और उसमें आप ये 0.15 वाली एक्सटेंशन ऐड करेंगे, बिकॉज़ ये इन दोनों के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो सिंगल एक्सटेंशन कंसिडर होगी, लेकिन उसके साथ वो नीचे पैरेलल में सीरीज़ में लगा हुआ है, इसलिए एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट 8 न्यूटन पर मीटर निकलेगा। जो दूसरा मेथड है जिसमें आप स्प्रिंग्स इन सीरीज़ एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल ऐड करते हैं, तो वो यूँ होता है कि जब पैरेलल में स्प्रिंग होंगे तो उसमें यानी कि अब आपको मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर उस तरीके से करना हो, जो कि बहुत ही लेंथी और डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ ज़रा कम्प्लेक्स सिस्टम है। तो ये 1.8 न्यूटन की फ़ोर्स है, जिसमें से इस स्प्रिंग को 0.9 न्यूटन फ़ोर्स मिल रही है, और इसको 0.9 न्यूटन मिल रही है। अब आप इसका पहले K1 निकालेंगे, फिर इसका K2 निकालेंगे, फिर आपको पता है कि जब पैरेलल में स्प्रिंग्स ऐड हो जाते हैं तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो ऐड हो जाता है, यानी K1 प्लस K2 होगा। फिर आप इस स्प्रिंग के लिए अलग से ये K3 है, ठीक है, उसके लिए आप ये लोड उस पे पूरा आ रहा है इस स्प्रिंग पे, और इसकी एक्सटेंशन ये है। फिर आप इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 पहले निकालेंगे,
आंसर। जैसे आपने इसका K1 कैसे निकाला था, फ़ोर्स ये वाली यूज़ की थी, एक्सटेंशन ये वाली यूज़ की थी। इसमें भी आपने फ़ोर्स ये वाली यूज़ करके, एक्सटेंशन ये यूज़ करके आपने पहले K2 निकाला था। अब आपने K3 निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे कि जो इसकी टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है? इसकी जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, जो आपने ये निकाली है, वो पैरेलल वाला फार्मूला लगा के इसको आप इसके साथ सीरीज़ में ऐड करेंगे, और सीरीज़ में आपको पता है कैसे आएगा, 1/k टोटल इज़ इक्वल टू 1/k3, मतलब ये वाला। मैं इसको प्राइम कह लेती हूँ, जो दोबारा से अब मैं K टोटल निकाल रही हूँ, प्लस ये वाला जो K टोटल आपने निकाला था, यानी इस कॉम्बिनेशन को इसके साथ आपने सीरीज़ में ट्रीट करना है, जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो ये जो आपका आंसर आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, वो भी 8 ही होगा। अब आप देख लें कि ये मेथड कितना डिफ़िकल्ट है कि अगर आप हर एक पे लगाएँगे तो बहुत टाइम कंज़्यूम होगा। सो दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया कि हम लोग ये इस तरह से करें कि टोटल फ़ोर्स, टोटल एक्सटेंशन और टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्ट आपका आता चला जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। ये लोग कह रहे हैं कि विच ग्राफ इज़ करेक्टली लेबल्ड विद इलास्टिक रीजन, यानी इसमें इलास्टिक रीजन कहाँ पे करेक्टली लेबल है। इलास्टिक रीजन वो होता है जहाँ पे अगर आप फोर्स लगाएं तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सटेंड करे, और फोर्स हटाने पे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सके। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, यहाँ तक इलास्टिक रीजन होगा। और जब आपकी कर्व आ जाती है तो इस ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ कहीं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होगी। अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया तो परमानेंट बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, और फिर आप लोड हटा भी लें तो आपका ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल लेंथ या शेप को रीगेन नहीं कर सकता, तो उस रीजन को फिर आप प्लास्टिक रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन करेक्टली शो किए हुए हैं, जबकि इधर भी करेक्टली शो हुए हुए हैं। लेकिन एक इशू ये है कि इन्होंने कहा है कि एरिया रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन टू स्ट्रेच द वायर अंटिल इट ब्रेक्स। तो इसमें वर्क डन टू स्ट्रेच द वायर अंटिल इट ब्रेक्स में सब टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है? ये सारा शेडेड एरिया होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल वर्क डन ऑन द वायर टू स्ट्रेच इट अंटिल इट ब्रेक्स है, ठीक है? और ये है कि इसमें ये टोटल वर्क डन कंसिडर होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन करेक्टली डिस्क्राइब थे, लेकिन वर्क डन जो है ना, वो ठीक से शेडेड नहीं था। यहाँ पे कह रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ द वेव क्या है, तो आपको पता है सेंटर ऑफ वन कंप्रेशन से लेकर सेकंड कंप्रेशन के सेंटर तक, एडजेसेंट कंप्रेशन के सेंटर तक, ठीक है? तो ये कंप्रेशन उसके फ़ौरन बाद आने वाली ये है, और उनके सेंटर के दरमियान वेवलेंथ ये होगी। तो एडजेसेंट, जैसे कि वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है कि एडजेसेंट वेव फ्रंट्स के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट द वेव इज़ करेक्ट। बोथ longitudinal and transverse wave can travel through vacuum, longitudinal cannot, so this is wrong. Both longitudinal and transverse wave transfer matter. Waves neither of them transfer matter. ना longitudinal wave transfer करती है मैटर को, ना ट्रांसवर्स, क्योंकि आपका जो मैटर है यानी मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, और एनर्जी ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल हो तब भी आपके पार्टिकल, जैसे कि एयर के पार्टिकल्स, अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, और एनर्जी जो है वो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र होती चली जाती है। तो सो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, यानी मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटेड नोड्स एंड एंटी नोड्स। नहीं जी, ये तो स्टेशनरी वेव में होता है। The particles of a transverse wave vibrate perpendicular to the direction of energy propagation। जी बिल्कुल जी, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे ये ट्रांसवर्स वेव के लिए ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि साउंड वेव इज़ फॉर्म्ड इन अ पाइप दैट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर। लें जी, एक पाइप है जिसका एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन है। ज़रूर डायग्राम बना लिया करें, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हेल्प मिल जाती है।
The wave has two antinodes. One of these antinode is at the open end of the pipe. तो कह रहा है कि वेव में दो एंटीनोड्स हैं। वैसे जो मिनिमम पॉसिबल वेव फॉर्मेशन होती है, यानी फर्स्ट फॉर्मेशन आपको पता है वो ये होती है कि क्लोज एंड पे आपका नोड बन रहा होगा और ओपन एंड पे एंटी नोड। लेकिन इन्होंने चूंकि ये कहा है कि इस वाले केस में आपकी जो ट्यूब है उसके अंदर दो एंटी नोड है और उनमें से एक एंटी नोड ओपन फेस पे है, तो ये फिर शेप सेकंड फॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब है ये वाली। ठीक है जी। तो ये आपका नोड होगा, ये एंटी नोड होगा, ये नोड है और फिर ये एंटी नोड है। इन्होंने कहा लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 0.6 मीटर, तो इसकी जो लेंथ है पाइप की वो 0.6 मीटर है। स्पीड उसने बता दी है और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो सिंपल ये है कि देखें, एक नोड से एक एंटी नोड तक λ/4, ये 1 λ/4 हो गया, 2 λ/4, 3 λ/4। तो इसका मतलब है कि ये जो 0.6 की लेंथ है दिस इज़ इक्वल टू 3 λ/4। यहाँ से लेमडा को आप सब्जेक्ट बना लेंगे तो लेमडा आ जाएगा 4 × 0.6 डिवाइडेड बाई 3। फिर आप फार्मूला v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा पुट करेंगे, आपके पास लेमडा की वैल्यू आ चुकी होगी, वो यहाँ प्लग करेंगे, स्पीड 340 लगाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी जी ए पार्ट वाली 425 हर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं ट्रेन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। द ट्रेन हॉर्न्स द ट्रेन्स हॉर्न एमिट्स साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज़। ट्रेन का जो हॉर्न है वो ये फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है। इसका मतलब है ये आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स है। पर्सन स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ द ट्रैक हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। पर्सन जो है वो लेस फ्रीक्वेंसी सुन रहा है। ये ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी लेस हो, देखिए आपको हमेशा ये डायग्राम याद रखनी चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस तरह से मूव करे यू कैन सी दैट यहाँ पे वेव फ्रंट्स कंप्रेस हो गई हैं, तो ऑब्ज़र्व्ड वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ होगी और फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे जो भी ऑब्ज़र्वर होगा वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनेगा वो ग्रेटर होगी दैन द एक्चुअल। लेकिन अगर ऑब्ज़र्वर इधर है तो वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गया है, अपेरेंट वेवलेंथ इंक्रीज़ हो गई है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वो जो आपका फार्मूला है एफ़ नॉट इज़ इक्वल टू एफ एस वी डब्ल्यू ओवर वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी एस। तो उसमें अगर आपने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ शो करना है तो डिनोमिनेटर को बड़ा होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर बड़ा प्लस वाले साइन के साथ होगा। तो फिर आप क्या करेंगे कि ये देखें आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। इसमें आपको ये वैल्यू एफ एस गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स 5 हर्ट्ज़ लगाएंगे आप, 5 हर्ट्ज़। ये वैल्यू भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 450 हर्ट्ज़, ये पुट कर देंगे। और आपकी जो वेव की फ्रीक्वेंसी है यानी 340, ये वाली वैल्यू भी गिवन है, ये भी पुट कर देंगे, प्लस साइन के साथ फार्मूला यूज़ करेंगे और आपका वी एस जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और दूसरी बात है कि अवे फ्रॉम द सोर्स वाले में इसका मतलब है ये ए या सी पार्ट में से होगा। तो ये आप इसको ज़रा ट्राई करें, तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वो सी पार्ट निकलेगा। 38 आएगी आपकी स्पीड। ठीक है, अलजबरा थोड़ा सा करना है, जैसे वैल्यूज़ आपको मैंने बताई हैं बस आपने प्लग इन कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अ स्मूथ सरफेस हैज़ बम्प्स ऑन द सर्फ अ स्मूथ सरफेस हैज़ बम्प्स ऑन द सरफेस दैट आर स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। तो वो कह रहा है कि इसके जो बम्प हैं उनका साइज़ विजिबल लाइट से कम है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये मिनिमम वेवलेंथ है तो इससे भी कम होगा, यानी आपका जो साइज़ ऑफ बम्प है दैट इज़ बेसिकली लेस दैन 400 नैनोमीटर। What is the approximate मैक्सिमम साइज़ ऑफ द लार्जेस्ट बम्प ऑन द सरफेस। अब ज़ाहिर है बहुत सारे बम्प्स हैं छोटे से लेकर बड़े तक, तो जो लार्जेस्ट होगा बेसिकली वो मिनिमम वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। तो अब वो आप देख लें कि ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये नहीं हो सकता।
5 माइक्रोमीटर तो वैसे ही नैनोमीटर की वैल्यू से बड़ी वैल्यू बन रही है, नैनो 10⁻⁹ है और माइक्रो -6 है, तो ये भी नहीं हो सकता। 20 नैनोमीटर अगर आप कहें तो ये रेंज जो है, यानी कि आपके आपके जो बम की साइज़ है 400 नैनोमीटर से कम वाला जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, और देयर में बी अ रेंज ऑफ बम्प्स जिनके कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो वो 20 नैनोमीटर वाला भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसने तो लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट वाला जस्ट बिलो द 400 नैनोमीटर वैल्यू, तो वो 350 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 27। इसमें कह रहे हैं टू प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर्म अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन हो रही है जी, और कह रहा है कि ग्राफ में वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट की। स्टेशनरी वेव एंड वन ऑफ द टू प्रोग्रेसिव वेव, यानी यहाँ पे एक जो है वो स्टेशनरी वेव को शो कर रही है और एक प्रोग्रेसिव वेव है। ये देखें जी, ये प्रोग्रेसिव वेव है और ये वाली जो है स्टेशनरी वेव है। मैं इसको अगर हाईलाइट कर दूं तो ये वाली हमारी स्टेशनरी वेव है, ठीक है। इसको इन्होंने वो शो भी किया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों की जो दूसरी वेव है वो आपकी प्रोग्रेसिव वेव है, ग्रीन वाली, ठीक है। अब हम इसके लिए हर पॉइंट पे हम चेकिंग करेंगे कि इन्होंने क्या कहा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द अदर प्रोग्रेसिव, ये दूसरी जो प्रोग्रेसिव वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी। क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जे पॉइंट पे आप ज़रा देखें, जे पॉइंट पे प्रोग्रेसिव की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, लेकिन आपका जो स्टेशनरी है उसकी डिस्प्लेसमेंट -5 है। इसका मतलब आपको पता है कि स्टेशनरी कैसे बनती है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक की डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो दूसरे की ज़रूर -5 होगी, तभी तो ज़ीरो और -5 ऐड होके स्टेशनरी की डिस्प्लेसमेंट -5 निकल रही है। दिस इज स्टेशनरी की डिस्प्लेसमेंट। तो ये जे पॉइंट का जो अदर प्रोग्रेसिव वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट -5 निकलेगी। नेक्स्ट पे आ जाए जी के पे। तो के पे आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेसिव वेव की डिस्प्लेसमेंट -5 है और स्टेशनरी की भी -5 है। इसका मतलब है कि अगर इस प्रोग्रेसिव की -5 है तो दूसरी प्रोग्रेसिव की ज़रूर ज़ीरो होगी, तभी तो सम अप हो के आंसर -5 आ रहा है। तो दूसरे की हमें पता चल गई वो ज़ीरो है, तो ये ऑप्शन आ गया। उसके बाद एल पॉइंट पे आप देखें तो जो आपकी स्टेशनरी है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, लेकिन आपका ये जो प्रोग्रेसिव वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट 10 है, यानी 10 प्लस एक्स का आंसर ज़ीरो आ रहा है। ज़रूर एक्स आपका -10 होगा, तभी तो आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो -10 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ए पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर, आपको पता ही है कि जब वेवलेंथ और साइज ऑफ अपर्चर कंपेरेबल हो, यहाँ पे देख रहे हैं आप कंपेरेबल हैं, तो ये डायफ्रैक्शन की शेप एक्चुअल है जिसमें मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होती है। ये गलत होगी और ये तो इन्होंने उल्टी बनाई हुई है। यहाँ शो करें कि डायफ्रैक्शन हुई नहीं है, तो इट इज़ सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें जी कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन बाय डबल स्लिट यूजिंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ हमें दी हुई है उन्होंने, ठीक है, और फ्रिंज सेपरेशन यानी कि एक्स दिया हुआ है, और हमें सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स दी हुई है यानी कि ए की वैल्यू, और उसने डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी डी की वैल्यू मांगी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स बाई डी का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये डबल स्लिट का वो क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ आएगा, इधर भी -3 आएगा, 10⁻³ इधर 10⁻৯ आएगा, तो आपकी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्वेश्चन 29 का डी पार्ट होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 30। अ रे ऑफ a ray of green light is incident normally on a diffraction grating। तो फार्मूला डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए एन लैम्डा डी साइन थीटा यूज़ होगा। सेवरल ब्राइट स्पॉट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्रेटिंग। ब्राइट स्पॉट्स बन रहे हैं,
ये ज़ीरोथ ऑर्डर है और आपको पता है कि मैं आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर ये फ़र्स्ट ऑर्डर हो तो बिल्कुल ऐसे ही एक नीचे भी फ़र्स्ट ऑर्डर बनता है ब्राइट स्पॉट, अगर ये ज़ीरोथ ऑर्डर ब्राइट है। तो ये जितना एंगल ये हो उतना एंगल ये भी होता है, और याद रखिएगा एन लैम्डा डी साइन थीटा में ये वाला एंगल होता है, ये वाला पूरा एंगल नहीं होता। रेफरेंस लाइन से एंगल मेजर हो रहा होता है, ठीक है जी। तो अच्छा, ये मैं वैसे आपको बता रही थी। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि विच पेयर ऑफ चेंजेस could result in bright spot at exactly the same angle as previously। तो यानी ग्रीन लाइट से जिस एंगल पे आपके स्पॉट्स बन रहे हैं, चेंजेस लाने के बाद, पेयर ऑफ चेंजेस लाने के बाद भी उसी एंगल पर बने, तो वो चेंजेस कौन सी होंगी जिन चेंजेस लाने के बाद भी सेम एंगल पे स्पॉट्स बने। तो इसका ये मतलब है कि वो जो पेयर ऑफ चेंज है उनमें से एक चेंज अगर इंक्रीज कराएगी एंगल को, तो दूसरी चेंज ज़रूर डिक्रीज करवाएगी ताकि उनका इफेक्ट कैंसिल हो सके और दोबारा से सेम एंगल पे आपके ब्राइट स्पॉट्स बने। तो ये स्टोरी है। अब इसमें आपने फार्मूला लगाना है जी एन लेमडा डी साइन थीटा। तो आपने साइन थीटा को रखना है कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोबारा उसी एंगल पे रखना चाहिए, बनना चाहिए। तो मैं साइन थीटा को सब्जेक्ट बना लूँगी। यहाँ से एन लेमडा ओवर डी आ जाएगा। और मैं आंसर्स में ज़रा देख रही हूँ कि नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, तो मैं इस डी को भी ज़रा ओपन कर लूँगी ताकि वो नंबर ऑफ़ लाइंस की फॉर्म में मुझे पता चल जाए। आपको पता है कि डी की वैल्यू 1/n होती है, जबकि ऊपर आप उसको यूनिट कन्वर्जन कर रहे होते हैं। यानी कि अगर उन्होंने यूनिट कन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर 5000 लाइंस पर मिलीमीटर उन्होंने बोला है, तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। तो यहाँ ऊपर आप 10⁻³ मीटर लिखेंगे डिवाइडेड बाय कैपिटल एन करेंगे, जो आपकी नंबर ऑफ़ लाइन्स होंगी, ठीक है जी। अदरवाइज़ आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है याद करना। तो रेशो मेथड से आप ऐसे करते हैं कि 5000 लाइन्स अगर 1 मिलीमीटर यानी 1 × 10⁻³ मीटर के डिस्टेंस में आ रही हैं, तो 1 लाइन कितने डिस्टेंस में आ रही होगी, वो आपने मालूम करना होगा, ठीक है जी। तो वो आपका डी होगा। और ये चीज़ ऐसे भी आपको बताई जा सकती है कि जी ये ग्रूव्स हैं, ठीक है, ये लाइंस हैं जो उसके ऊपर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे आपने खींची हुई हैं, और यहाँ से लाइट पास करती है, यानी 2 लाइंस के दरमियान में से लाइट पास करती है। तो इसका मतलब है कि जो लाइट पास कर रही है, यानी ये लाइट गुजरी है, ये लाइट गुजरी है, तो दरमियान वाला जो डिस्टेंस होगा वो असल में आपकी स्लिट सेपरेशन है, जो कि 1 लाइन के ऊपर आ रही है। यानी 1 लाइन का जो जितना भी डिस्टेंस बनता है, वो असल में आपकी स्लिट सेपरेशन है, जिसको आप स्मॉल डी कहते हैं। सो दैट्स वाई मैंने ये कहा कि 5000 लाइन्स अगर इतने डिस्टेंस में आ रही है, तो 1 लाइन कितने डिस्टेंस में आएगी, तो वो डी निकलेगा। अच्छा खैर, बात आगे चलेगी। मैं ये कह रही थी कि डी को आपने एन की टर्म्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में नंबर ऑफ़ लाइन्स पर यूनिट लेंथ बोल रहा है, तो 1/n आ जाएगा। यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे मैं शो नहीं करवा रही, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ उसने बोला है, मिलीमीटर या कुछ ऐसी बात तो नहीं कही। तो ये आ जाएगा एन लैम्डा, और ये डिवीज़न का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो अ, उसको आप रिवर्स कर देते हैं, तो ये n/1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन लैम्डा इंटू कैपिटल एन। अब आप वैल्यूज़ पढ़ें जी। कह रहे हैं कि ब्लू लाइट यूज़ करो, तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है जी, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है। और कह रहे हैं कि इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटिंग एंड द स्क्रीन। तो ये तो कैपिटल डी होता है, कैपिटल डी तो इस फार्मूला में है ही नहीं, तो ये ए ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है कि ब्लू लाइट है और आपने इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइंस, यानी ब्लू लाइट मतलब वंस अगेन वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है ग्रीन के कंपैरिजन में, तो ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। याद रखें विब ग्योर, ठीक है जी। तो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ग्रेटर वेवलेंथ होती है, और इस साइड पे वेवलेंथ कम है, तो ग्रीन से ब्लू जो है वो कम वेवलेंथ है, ठीक है। तो वेवलेंथ कम होगी तो नंबर ऑफ लाइंस उसने कहा है कि हमने इंक्रीज कर दी हैं, तो येस दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो योर साइन थीटा विल रिमेन सेम।
तो इसका करेक्ट आंसर बी है। अगला बता दूं कि इसमें रेड लाइट यूज़ हो रही है, वेवलेंथ ज़्यादा कर रहे हैं, और फिर डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटिंग एंड स्क्रीन तो कैपिटल डी होगा, तो ये तो यूज़ ही नहीं होगा, यानी कोई लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स बाई डी में कैपिटल डी होता है, इस फार्मूले में तो नहीं है, तो सी गलत है। डी में रेड लाइट है, वेवलेंथ आपने इंक्रीज़ कर दी है और नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ को भी इंक्रीज़ कर दिया है, तो दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगी तो साइन थीटा भी इंक्रीज़ करेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसने कहा था कि थीटा को सेम रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये 31 और 32 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दे आर नॉट इन एएस सिलेबस एनी मोर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन है, तो ये हम A2 में अब पढ़ेंगे। क्वेश्चन 33 में कहता है अ लाइटनिंग स्ट्राइक ट्रांसफर्स दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको आप कैपिटल एन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट से गुजर रहे हैं और करंट की वैल्यू पूछी उन्होंने, तो आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसको आप आगे मज़ीद कर लें एन इंटू ई बाई टी कर लें, यानी टोटल चार्ज इज़ बेसिकली चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो ये 1 इंटू 10⁻20 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 एंड टाइम आ जाएगा 30 माइक्रो सेकेंड यानी -6। तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा 500 किलो पास्कल। ये प्रीफिक्सेस ज़रा देख लीजिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहे हैं अ सेल हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैपिटल आर है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि पावर डिसिपेशन और रेजिस्टेंस, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये जो आपका रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर होता है और उसकी वैल्यू 0 से आर तक इंक्रीज़ कर रही होती और फिर ये 2R तक जा रही होती, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस की वेरिएशन थी ओहम्स में और यहाँ पे पावर डिसिपेटेड। ठीक है, ये ग्राफ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो 0 से 2R तक अगर मैं रेजिस्टेंस को वेरी करवाती तो जो पावर डिसिपेशन का ग्राफ बनना था वो कुछ ऐसे करके आना था। ठीक है, यूँ करके। और पावर डिसिपेशन मैक्सिमम किस वक़्त होनी थी, जब आपकी ये आर की वैल्यू जो है वो, एक मिनट मैं इसको थोड़ा-सा बेहतर करूँगी। ये एग्ज़ैक्टली जब आपकी आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी जब आर आपका यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी तो तब पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। उसकी वजह क्या है कि पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर है। तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने से करंट डिक्रीज़ करता है और करंट की वैल्यू जो डिक्रीज़ है वो स्क्वायर के फैक्टर से हो रही है। ठीक है, और ये जो वैल्यू एग्जैक्ट जब आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल आ जाएंगी ना, तो उस वक़्त इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा होगा कि वो मैक्सिमम पावर डिसिपेट करवाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मोस्टली एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है और आपके सिलेबस का पार्ट भी है। जो आपकी बुक है फ़िज़िक्स की उसमें भी ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि ये मुझे याद आ गया तो मैं बता दूँ। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि पावर P इज़ डिसिपेटेड बाय द एक्सटर्नल रेज़िस्टर, द सेल इज़ पावर P डिसिपेटेड बाय एक्सटर्नल रेज़िस्टर। पोटेंशियल दिया हुआ है तो मैं पावर P को फार्मूला लगाऊंगी। मुझे ये बताएं कि 6 वोल्ट है तो यहाँ रेज़िस्टर के क्रॉस 3 वोल्ट ड्रॉप होगा और इसके क्रॉस भी 3 वोल्ट, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज़। तो जो पावर P डिसिपेटेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला बनेगा 3 का स्क्वायर, यानी फार्मूला लगाया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो 3 का स्क्वायर बाय आर। ये इस सिचुएशन में है जब जब एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर मौजूद है तो फिर जो पावर P डिसिपेट करेगी वो ये मैंने फार्मूला लिखा। सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट सेल दैट हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 6 एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जी रेजिस्टेंस है ही नहीं इंटरनल, तो अगर ये आप सोचें कि ये ख़त्म हो जाए, ये ना एग्ज़िस्ट करेगा अगर ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 6 के 6 वोल्ट इस पे ही ड्रॉप होंगे, तो न्यू पावर जो होगी, न्यू
दैट वुड बी 6 स्क्वायर ओवर आर। अब उसने कहा है कि आपने न्यू पावर को बताना है और उसको इन टर्म्स ऑफ पी बताना है, तो बहुत ही इजी है। आपको पता है कि आप न्यू पावर को डिवाइड करेंगे, जब भी जिस चीज़ की टर्म में लिखना होता है उसी से डिवाइड करते हैं, तो खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो 6 स्क्वायर बाय आर, और आपने इस वैल्यू से उसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर बाय आर। डिवीजन का साइन आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आर बाय 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा न्यू पावर डिवाइडेड बाय प्रीवियस पावर इज इक्वल टू 36/9, और ये आ जाएगा 4, और आपकी न्यू पावर विल बी 4 टाइम्स द पी। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज़ रेजिस्टेंस आर। तो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी रेजिस्टेंस आर है। तो रो एल ओवर ए का फार्मूला या रो एल ओवर पाई बाय 4 डी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। कह रहे हैं कि सेकेंड वायर इज़ मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा, मैंने एरिया वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसने डायमीटर का जिक्र किया हुआ है, तो मैंने डायमीटर की टर्म्स में एरिया को लिखा है। सेकेंड वायर इज़ मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है सेकेंड वायर का, तो सेकेंड वायर की रेजिस्टेंस कैसे आएगी, आर एस इज इक्वल टू रो वही होएगा लेकिन ट्वाइस द लेंथ, 2L आ जाएगी लेंथ उसने, ट्वाइस लॉन्ग एंड हैज़ ट्वाइस द डायमीटर पाई बाय 4 2D स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वायर। ठीक है, ये फर्स्ट वायर का है आर, और उसके बाद सेकेंड वायर जो है उसके लिए ये है। उसने कहा व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर, और वंस अगेन आपने फर्स्ट वायर की टर्म्स में रेजिस्टेंस देखनी है, तो आप क्या कहेंगे कि आर एस को आर से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आपको बता दूं इजी होने के लिए, क्योंकि ये एमसीक्यू है, कि रेजिस्टिविटी ने कैंसिल हो जाना है, पाई बाय 4 ने भी कैंसिल हो जाना है, तो मैं थोड़ी ये चीज़ें कम कर दूं इनकी। तो आर एस की वैल्यू ऊपर आ जाएगी 2L ओवर ये 4D स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी, और डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म एल ओवर डी स्क्वायर। जो कट जाने थे वो मैंने पहले ही कर दिए, वैसे तो एल और डी स्क्वायर भी कट जाएंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा, तो मैंने रो और पाई बाय 4 को स्किप कर दिया है। यहाँ से जी डिवीजन का साइन आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो डी स्क्वायर बाय एल आ जाएगा, और ये कैंसिल, तो ये 1/2 आ गया। तो आर एस का ये जो नीचे वाला आर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये r/2 आ जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में द डायग्राम शोज 2 रेजिस्टर्स। एक नेटवर्क ये है, और उन्होंने टोटल रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क 2 मांगी। बहुत इजी, जब ये दो रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हों और पैरेलल में लगे हुए हों, तो ये अगर दो हैं तो 2r/2 होगा। अगर ये 2r वाले 3 लगे हुए होते तो 2r/3 होता। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है। कैसे, टोटल रेजिस्टेंस जब आइडेंटिकल हों, लेट्स से कि वो आर है, और अगर n लगे हुए हैं, n रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपके सारे के सारे रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगे हुए होंगे अप टू सो ऑन, तो टोटल रेजिस्टेंस इस मेथड से यानी r/n के मेथड से जितने लगे हुए होंगे उसको आप उससे उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, लेकिन होने आइडेंटिकल चाहिए, तो तब ये फार्मूला वर्क करेगा। ये आप डिराइव भी कर सकते हैं इसको, इस फार्मूले को। अगर वो डिराइव करना पड़े तो देखें डिराइव कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके रेजिस्टेंस आर है, ये मैं 2 के लिए डिराइव करती हूँ, बल्कि 3 के लिए, ठीक है। अगर ये 3 रेजिस्टर हैं तो 1/r टोटल इज़ इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यस, ये 3 डिफरेंट हैं, लेकिन चूँकि इन सब की रेजिस्टेंस सेम है, तो ये ऐसे आ जाएगा। और आपको पता है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये तीनों सेम है, तो ये 3/1/r हो जाएगा। और आपको पता है कि आपको इसका इन्वर्स करना पड़ता है आर टोटल निकालने के लिए, तो आर टोटल विल बी r/3। सो दैट इज़ इट विल वर्क फॉर n रजिस्टर्स ऑल्सो। तो ये डेरिवेशन आपकी पेपर में आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट में ये 2r/2 हो जाएगा, तो ये इसका मतलब है कि इस कॉम्बिनेशन का जो आंसर है वो r है, और वो इसके साथ ऐड अप हो रहा है, तो इसका जो आंसर है
नेटवर्क वन का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 2R बनेगा। यानी ये दोनों सीरीज़ में आ रहे हैं, मतलब ये वाली चीज़ और ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ में है, तो R और R ऐड अप हो जाएंगे तो टोटल R ये बनेगा। नेटवर्क टू का जी, ये टोटल रेजिस्टेंस आपकी बन जाएगी R/2, उसी मेथड से जैसे जो अभी बताया। और फिर ये चीज़ और ये कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज़ में है, तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगी वो 2R प्लस R/2। अब आप इसका एलसीएम ले लें 2, तो ये 4R प्लस R यानी कि 5R/2 बनेगा। अब आपने इनको डिवाइड करना है, तो नेटवर्क वन की टोटल रेजिस्टेंस 2R है और नेटवर्क टू की 5R/2 है। और आपको पता है कि ये वाला डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाना है और 2/5R हो जाएगा, तो ये कैंसिल, तो 4/5 आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 37। कह रहे हैं कि इस सर्किट में आप करंट बताएं और ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगी मैं और लूप लूँगी। लूप की डायरेक्शन ऐसी होगी जो कन्वेंशनल करंट के अलोंग है, और फिर मैं हर बैटरी के उस पे मैं एरो बना दूंगी ताकि लूप की डायरेक्शन क्लियर हो जाए मुझे। और रूल लगाऊंगी कि टोटल ईएमएफ, किरचॉफ का सेकंड लॉ है, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, अक्रॉस द लूप। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ में इन तीनों बैटरीज की ईएमएफ होनी है, यहाँ पे लिखी जाएगी, और टोटल पीडी में यहाँ पर आ जाएगा 5 × I, यानी आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर के फार्मूले से एक ही रजिस्टर लगा हुआ है, एक ही पोटेंशियल ड्रॉप है उसमें, तो ये 5I आ जाएगा। अब रूल ये है कि अगर हम पढ़ते हैं कि अगर कन्वेंशनल करंट और लूप की डायरेक्शन सेम हो, तो आपको पता है कि जो भी आपकी ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस वो पॉजिटिव होगा, और अगर कन्वेंशनल करंट और लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ पे देखें, कन्वेंशनल करंट इनसाइड द बैटरी इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे कन्वेंशनल करंट रेड से बना रही हूँ, ये कन्वेंशनल करंट है। सो यू कैन सी दैट कि इसमें कौन से केस में भला, ये देखें, ये 2 वोल्ट्स ईएमएफ के केस में बोथ ऑफ देम आर इन सेम डायरेक्शन, सो ये पॉजिटिव होगा। जबकि 3 वोल्ट ईएमएफ वाले केस में यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप इज इन सेम डायरेक्शन, सो इट विल बी पॉजिटिव ऑल्सो। जबकि इधर आप देख लें कि ईएमएफ 4 वोल्ट वाले ईएमएफ के केस में कन्वेंशनल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव है, और वो होता ही है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन लूप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो आपका ईएमएफ है ये नेगेटिव के साथ आना चाहिए। तो लें जी, हम लिखते हैं 3 + 2 - 4, ये हमारा मसला हल हो गया जी। और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें देखें कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, वो देखें लगा हुआ भी है, लूप भी मैंने उसी डायरेक्शन में ली थी, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ये आंसर आ गया जी 1 = 5 × I। यहाँ से I = 1/5 यानी कि 0.2 आ जाएगा। ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर फायर्ड एट अ थिन मेटल फॉइल, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू बट अ फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, which change would increase the proportion of alpha particles deflected by large angle। इनमें से किसी एक चेंज करने से आपके जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं लार्ज एंगल से, उनकी प्रोपोर्शन, उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अच्छा, आप आपको ये पता है कि डिफ्लेक्ट होते क्यों हैं? आपको पता है कि आप बहुत थिन गोल्ड फॉइल लेते हैं, बहुत थिन, तकरीबन एक एटम की थिकनेस के बराबर थिन, ठीक है, और एटम के सेंटर में आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होता है, और सारा मास उधर कंसंट्रेटेड होता है और उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, आपको पता है। तो वो जब आ रहे हों, हेड ऑन कोलिजन हो रही हो, तो फिर डिफ्लेक्ट बैक करेगा 180 डिग्री से, या वो उसके करीब से गुजर रहे हों तब भी लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन होगी, यानी 180 डिग्री की डिफ्लेक्शन, या ये देखें ये भी लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन आ रही है, ये तकरीबन 60 डिग्री से या इससे ज़्यादा। लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड,
लेकिन ये चंद एक लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे जो करीब से गुजरेंगे या जो हेड ऑन कोलिजन कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से होगा। तो अब उसने कहा है कि प्रोपोर्शन को आपने इंक्रीज़ कैसे करना है, यानी ज़्यादा डिफ्लेक्शन कैसे शो करवानी है। तो बात ये है कि अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल ज़्यादा कर लेंगे तो मोर एटम्स विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है। तो ज़्यादा आपके गोल्ड के एटम्स ओवरलैप कर रहे होंगे तो क्या होगा कि मैं इससे भी ज़रा थिक बना देती हूँ ताकि आपको क्लियरली शो कर सकूँ कि ये क्या हिसाब किताब बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड एटम्स हैं, आपने अपनी जो गोल्ड फॉइल है उसको बहुत थिक कर दिया तो ये बहुत सारे एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं वो उसके रास्ते में आ रहे होंगे। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल होंगे, मतलब अब जब वो वन एटम थिक थी तो एक ही न्यूक्लियस के साथ कन्फ्रंट होना होता था उसने अल्फ़ा पार्टिकल ने, लेकिन अब तो इतने न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई रास्ते में आएंगे कि किसी ना किसी से डिफ्लेक्शन हो ही जाएगी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो यू विल बी हैविंग a greater proportion of alpha particles being deflected due to increasing the thickness after increasing the thickness of the gold foil। तो ये जी आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर एक के रास्ते में ही कोई ना कोई न्यूक्लियस आ रहा है तो वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा सारी आपको मिलेगी, ठीक है जी। यूं करके ये मे बी ये इधर से ही डिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या करना है जी, यूजिंग डबल द थिकनेस ऑफ द फॉइल, यस ये बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहे हैं कि a nucleus of neptunium 236 contains 93 protons and 143 neutrons. This nucleus decays with the emission of an alpha particle, एक alpha particle emit हुआ, and the nucleus formed then emits a beta negative. Which diagram shows the changes in number of proton and number of neutron in these nuclei? सबसे पहले तो देखें यहाँ पे अगर 143 न्यूट्रॉन्स हैं और 93 प्रोटॉन्स हैं तो ये सब जगहों पे आप देख सकते हैं 143 और 93 पे इनिशियली ये आपका एटम बैठा हुआ है नेपच्यूनियम। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें पहले अल्फ़ा डिके कराएं तो ये 236 है और प्रोटॉन नंबर 93 है, तो अल्फ़ा डिके के बाद जो भी डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका जो न्यूक्लियॉन नंबर होगा वो 4 से डिक्रीज़ करेगा यानी 232 और प्रोटॉन नंबर 2 से डिक्रीज़ करेगा यानी 91। तो अब आप देखें कि अब अगर आप 232 में से 91 को माइनस करें तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 232 माइनस 91, तो ये न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा आपका 141। तो इसका मतलब है कि आपके जो न्यूट्रॉन है वो 141 होना चाहिए। ये देखें जी, न्यूट्रॉन 141 इधर आ रहा है और इधर भी आ रहा है न्यूट्रॉन 141, ठीक है जी। तो ये दो बी या डी ऑप्शंस जो है ना उनके चांस हैं और आप देख रहे हैं कि क्या नाम है, प्रोटॉन नंबर 91 होना चाहिए तो ये 91 है इस केस में भी और 91 इस केस में भी है। लेकिन जब एक बीटा पार्टिकल अब आपने रिलीज़ करवाना है, अब ज़रा एक बीटा पार्टिकल इसमें यानी कि वाई वाला जो था, वाई आपका क्या था, 232 एंड 91 था। अब इसमें एक बीटा पार्टिकल रिलीज़ करवाएं, बीटा नेगेटिव, ये होगा जी सिंबल प्लस। अब जो भी आपका जी बना है डॉटर न्यूक्लियस, इसका प्रोटॉन नंबर 92 होना चाहिए ताकि वो बैलेंस करे। देखें 92 और -1 मिलके फिर 91 हो जाएंगे और जो ऊपर वाला है वो अनचेंज रहेगा तो अब ये 232 हो जाएगा। अब ज़रा न्यूट्रॉन नंबर निकालें, 232 में से 92 माइनस करें तो अब आपका न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा 140, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रॉन नंबर 140 आ जाएगा और प्रोटॉन नंबर 92 आ जाएगा, सो इट विल बी अ डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें उन्होंने क्वार्क कंपोजिशन का पूछा हुआ है तो मैं वो ज़रा याद कर लूँ। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ठीक है। अप जो होता है वो +2/3, डाउन -1/3, चार्म फिर +2/3, फिर -1/3, फिर +2/3 एंड -1/3। मैंने तो इसी मेथड से याद किए हैं कि ऑल्टरनेट पे +2/3 -1/3 जाएंगे, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये उन्होंने बहुत सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा पार्टिकल ऑफ चार्ज -e, सिग्मा पार्टिकल ऑफ चार्ज +e, और यू अप को आकर डी डाउन को आकर ये उन्होंने हमें की दे दी है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, पी एन सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस की क्या चीज़ें, उनके नाम लिख के दे दिए और ये उन्होंने लिस्ट दी है। ये सारे हेड्रॉन्स बताए हैं और उनकी क्वार्क कंपोजिशन पूछी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो क्वार्क कंपोजिशन है यू यू डी और यू डी डी, ये तो परफेक्टली फाइन है। आपको पता ही है कि अप +2/3 और +2/3 -1/3, तो ये देखें +1 ओवरऑल चार्ज आता है, प्रोटॉन पे +1 का चार्ज होता है, +1 इंटू ई, साथ में ई भी लगेंगे। और ये यू डी डी है तो ये +2/3 -1/3 एंड -1/3, ये देखें ओवरऑल चार्ज 0 आता है, ये भी परफेक्टली फाइन है। इसको देख लें ज़रा सिग्मा माइनस वाले को, तो ये डी डी एस है, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर दिख रहा है कि चार्ज -1 होना चाहिए। लेट अस चेक दिस। तो डाउन -1/3 एंड -1/3 एंड स्ट्रेंज भी -1/3, तो ये जी आपका एलसीएम आ जाएगा -1e -1e, तो ओवरऑल आंसर -3/e, सॉरी -3e/3, तो ये -1e का चार्ज आ जाएगा, करेक्ट है जी ये। जबकि ये जो सिग्मा प्लस वाला है ये देखना पड़ेगा अब हमें, और सिग्मा प्लस वाला यहाँ पे देख लेते हैं, ये है यू डी एस, ये इसने क्वार्क कंपोजिशन उसकी दी है। तो अप जो है वो +2/3 ई, एंड डाउन जो है वो -1/3 ई, एंड स्ट्रेन जो है वो -1/3 ई। सो यू कैन सी दैट कि ये कैंसिल कर रहे हैं तो इसका तो चार्ज जो है वो 0 बन रहा है, लेकिन उसने उसका +e चार्ज बताया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बी पार्ट जो है वो नहीं करेक्ट, तो ये आंसर होगा जी इसका।